बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद रंग के एक और शो के साथ उरूज अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है ईद का तीसरा दिन। दावतों का सिलसिला जारी है। बारबेक्यू, पार्टीज़, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने का सिलसिला भी जारी है। मीठी ईद तो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो तो 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन बकरा ईद की तफरियाँ जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है महीना भर जारी रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी रहमतों, अपनी नेमतों से हमें यूं ही नवाजता जाए और हमें भी तौफीक अता करता जाए कि हम लोगों में खुशियां बांट सकें। आज के शो को चार चांद लगाने के लिए हमारे पास जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना बहुत नाम बना रखा है। लेकिन अपने मेहमानों के तारुफ से पहले मैं आज के हमारे शो के लिए जो ताउन हासिल है हमें, वो है JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। इसके अलावा कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ताउन भी हमें हासिल है। अच्छा, मेरे चेहरे पे जो स्माइल है वो इसलिए है कि आज मैं जो ये शो करते हुए बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ एक लड़की होने के नाते। मैं मेहमान से आपको मिलाऊंगी तो आपको इसका रीज़न भी पता चल जाएगा कि मैं इतना प्राउड और इतना खुश क्यों हूँ। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगी, तारिक अली इनके कोच हैं, सेक्रेटरी जनरल साउथ एशियन जिu-जित्सु एसोसिएशन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। आपको भी और सुनने वालों को तमाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी, तो इसके बाद हमारे पास मौजूद है कायनात आरिफ, जिu-जित्सु प्लेयर। जी, हम आपको वेलकम करते हैं और ईद मुबारक आपको, बहुत खैर मुबारक आपको भी। थैंक यू। इसरा वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जिu-जित्सु प्लेयर। आपको भी हम वेलकम करते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। जी, तो मैं खुश इसलिए हूँ कि जो मेरे साथ में जो ये लड़कियाँ बैठी हैं, बज़ाहिर बड़ी नाजुक सी और फूल सी नज़र आ रही हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि साइज़ पे नहीं जाना। इनके कारनामे इतने हैं कि जो आज के शो में आपको पता लग जाएगा। लेकिन सबसे जो मेरा पहला सवाल जो है वो तारिक अली साहब से है। सर, आप कुछ अपने अपने जो इसे इंस्टीट्यूट आपका है या जो आपका ये जो सेंटर है, इसके बारे में बताइए। ये कब तख्लीक हुआ और कब इसका आपको ख्याल आया कि ये बनाना चाहिए? एक्चुअली ये मेरी फैमिली में से था। मेरे बड़े भाई भी सारे जो है वो मार्शल आर्ट से इन टच रहे हैं और वो भी नेशनल टीम के कोच भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी कराते रहे हैं और डिफरेंट पोजीशंस पर भी वो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका अराउंड कोई 40 ईयर्स होने वाले। इसके अंदर हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराते रहे, जूडो, जिu-जित्सु, कराटे और डिफरेंट आर्ट। तो लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पे आके हम जो है फोकस्ड हो गए कि हमने जिu-जित्सु को जो है बड़ा फोकस रखा और उसके अंदर इस वक्त जो है हमारी, अगर मैं इंडिविजुअली ऐसी ये क्लब लेवल पे बात करूं तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 16-17 इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके कई बार वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड के लेवल पे या एशिया के लेवल पर और कैडेट, जूनियर, सीनियर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं इंटरनेशनल टाइटल्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कि हमारे पास जो है सारे टाइटल्स हैं। करंट ये जो लड़कियाँ आप जिनकी अब आप देख के खुश हो रही हैं, ये 2021 का पहला गोल्ड मेडलिस्ट है वर्ल्ड का, ये दोनों गर्ल्स। माशाल्लाह। तो मुझे तो बड़ी जुस्तजू हो रही है कायनात ये जानने के लिए कि इतनी नाजुक सी होते हुए इस फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया? शौक, बचपन से ही शौक था, तो उस शौक को अपने ड्रीम्स में तब्दील किया। और दूसरा ये माशरा, ये माहौल इस तरह है कि आपने तो कुछ ना कुछ सीखना ही है बीइंग अ गर्ल, तो बस दोनों साथ लेके चलो। देखें, एक बज़ाहिर देखने में नरम और नाजुक सी लड़की का शौक किस कदर पावरफुल था। खैर, भाई बात आ जाती है कि देखने लुक पे नहीं जाना, कारनामे इतने बड़े बड़े हैं। अच्छा इसरा, किससे इंस्पायर होकर इस फील्ड का आपने इंतखाब किया? मैंने अपने क्लब को देख के, मैं देखती नहीं जाती थी, ठीक है, छोटी सी थी जब स्कूल जाती थी, तो मैं काफ़ी दूर मेरा स्कूल था सदर में, तो हर रोज़ वहाँ से वैन गुजरती तो मैं देखती हुई जाती थी अंदर होता क्या है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल की माशाल्लाह ट्रेनिंग होती है और जब यहाँ पर लूँगी तो इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो मेरे फादर ने मुझे एडमिशन दिलवाया और फिर शौक़ मेरा इतना नहीं था, लेकिन माशाल्लाह फिर वक्त के साथ साथ
जब देखा कि मैं केपेबल इनफ हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मुझ में है पोटेंशियल, तो फिर इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू किया और आगे बढ़ते चले गए। ज़बरदस्त है वाकई, मैं क्यों ना प्राउड फील करूं। इतनी बहादुर और इतनी ब्रेव लड़कियां जो हैं इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, मुझे इनसे सीखने को आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम अपने बकरा ईद के टॉपिक को भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आज बकरा ईद है, तो उस हवाले से भी सर आप ये बताइए कि आपकी फील्ड तो खैर बहुत ही टफ़ है, बकरा ईद में आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? बकरा ईद में नॉर्मल बस गाय गिरनी है और उसके बारबेक्यू बनने हैं। सबसे पहले तो ये आस होती है कि पहले गोश्त बढ़ जाए और उसके बाद जो बारबेक्यू का माहौल बन जाए। और क्योंकि ये एक 3-4 दिन ऐसे आते हैं जिसमें अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जी आप जो है ना ये ज़िबा करें, कुर्बानी का ऑर्डर्स भी हैं अल्लाह ताला की तरफ से, फिर उसके अंदर हम इंजॉय करते हैं। तो जो हमारी पूरे 12 महीने हम अपने स्पोर्ट्स की डेक डाइट देते हैं, उस पर जो फोकस रख के कर रहे होते हैं, तो कभी इन कुछ दिनों के अंदर वो रूल्स रेगुलेशन ज़रा साइड में कर देते हैं और फिर फोकस जो है हमारा इस डाइट पर आ जाता है। ठीक है, आप खुद भी डाइट कॉन्शियस है, मतलब खुद को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैन के जो टारगेट ट्रेनर होते हैं, जो टारगेट ट्रेनिंग जिन्होंने करनी होती है, उनको एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर बकरा ईद के दिनों में आप डाइट के साथ चल रहे होते हैं या नहीं? बकरा ईद के दिनों में सब कुछ आज़ादी है? मैंने बताया ना कि 3-4 दिन जो है वो ज़रा हम भी कुर्बानी दे देते हैं अपनी इस कुर्बानी के माहौल के साथ, कि हम भी कुर्बानी दे देते हैं कि हम जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि बहरहाल जब कुर्बानी का जानवर अल्लाह का मेहमान होता है, जब उसको तो अल्लाह ताला की उसमें एक अलग ही बरकत होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स हम जो नॉर्मल डेज़ में कभी हो जाती है, वेट हमारा बढ़ जाता है, या एथलीट्स का जो हम इनको प्लान करते हैं डाइट, क्योंकि जब इनके इवेंट्स आते हैं तो इवेंट के 6-7 महीने से पहले इनकी डाइट प्लान्स हो जाते हैं कि आपने 1 महीना ये डाइट लेनी है, 2 महीना ये लेना है। जिस तरह ट्रेनिंग का शेड्यूल चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, डाइट उसी हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी इनका तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 महीने के बाद सितंबर में इनका इवेंट आना है, तो अभी हमारे पास ज़रा टाइम है, तो फिर ये लोग मेरे ख्याल में इसको एंजॉय कर रहे होंगे खूब। बारबेक्यू तो आपकी तरफ से इनको फुल परमिशन है कि हाँ भाई बारबेक्यू खाओ, पाए खाओ, बिरयानी खाओ, कोफ्ते खाओ? हाँ, फ़िलहाल तो क्योंकि अभी तो हम भी उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते 3 दिन तक। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है इजाज़त के पीछे जो है वो आइंदा आने वाली बड़ी सख्त मशक्क़त है? ये तो है, ये तो लाजमी है कि आपने जो है वो जब 3 दिन ये कर लिया तो फिर आपको ये ट्रेनिंग, अच्छा ये कंटिन्यू जो ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो इनको जब आप हार्ड ट्रेनिंग पे लेकर जाते हैं तो फिर इनको इतनी फील नहीं होती, क्योंकि आप ग्रेजुअली जाते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने पहले दिन जो लोग ट्रेनिंग पर आए तो इनके जो कोचेज़ इनको ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, उन्होंने पहले दिन ही आके जो है ना इनको बस 200 पुशअप्स करवा दिए तो ये करवा दिया, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जब ये आएंगे तो ये अपना वेट खुद मेंटेन कर लेते हैं। जब इस लेवल पे एथलीट खेल रहा होता है उसको खुद पता होता है कि यार मैंने अपना वेट को कहाँ रखना है, कहाँ मैं बेस्ट हूँ, किस वेट कैटेगरी पे बेस्ट हूँ, कहाँ मैं मेरी फिजिक होना चाहिए, कहाँ स्ट्रेंथ होना चाहिए, इंडोरेंस किस लेवल की होना चाहिए, तो मैं परफॉर्म करूँगा। अच्छा, तो चलें कायनात, आप ये बताइए, आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड तो सवालात तो बहुत होंगे, लेकिन अब कुछ कायनात के अंदर की जो एक लड़की छुपी हुई है उसके बारे में भी हम बहुत सारे सवालात करेंगे। और लेकिन इससे पहले हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, बहुत मज़ेदार शो होने वाला है, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे बराबर में जो बड़ी नाजुक सी लड़कियां बैठी हैं आज इनसे इनकी फील्ड के हवाले से तो बहुत सारे सवालात होंगे ही, लेकिन आज मैं इनके अंदर की जो एक लड़की छुपी हुई है ना उसको भी मैं बाहर निकाल कर लाऊंगी और ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि बकरा ईद के दिन जो है कायनात की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बकरा ईद के दिन वही बस सुबह उठना, कुर्बानी देखना। सबसे पहले तो शौक गाय की कुर्बानी वगैरह देखना, पीछे जाना, गायों की कुर्बानी देखना सोसाइटी के अंदर ही। ठीक है। कुर्बानी देखने के बाद जो है बस वो घर में सबसे पहली बनती है, खिलेजी बनकर आएगी। हाँ। सबसे पहले उसका सालन, फिर वो बस खाते हुए। और तो जैसे ही अभी ईद का जो है अभी तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में सब गोश्त वोश्त बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अब बारबेक्यू स्टार्ट और फिर बारबेक्यू पूरी नाइट। अच्छा, और इस तरह की क्या एक्टिविटीज़ हैं ईद के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक? ईद का पहला दिन तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ईद के पहले दिन सबसे पहले आपको
एक तो आपने देखा ठीक है घर के जितने मर्द वगैरह हैं वो जाकर कुर्बानी करके आ जाएंगे और कलेजी खवातीनों को लाके देती जाती ठीक है। है, ये बनानी है। उसके बाद शीर खुरमा वगैरह आपने खाया और पुलाव बिरयानी बन गई। देन सेकंड डे थोड़ा कम हो जाता है, जाहिर है दूसरे दिन हम सोच रहे हैं जो दूर वाले लोग हैं उनके यहाँ गोश्त हमें बांटने जाना है। गोश्त बांटने जाने का भी एक अलग लुत्फ होता है हाँ। कि ना निकल रहे हैं सब भाई के साथ, अच्छा ये इसकी थैलियों पर नाम लिख रहे हैं कि ये इसको है। देना है, ये इनको देना है। फिर तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अगले दिन नॉर्मल जैसा आज का दिन है थर्ड डे, तो वो थोड़ा इसकी जो वो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है कि ना आपको नेक्स्ट डे से नॉर्मल रूटीन में जाना है, तो फिर वो थोड़ा एक गुड बाइज बैड होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा अजीब होता है। तो अच्छा, कुकिंग का शौक़ है हाँ बिल्कुल है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत मज़े की बना लेती हैं? मैं कोरमा कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ मेन। और वैसे तो मैं YouTube से देख के स्टार्ट करूँ तो सभी बना लूँगी, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं आएगी। और ख़राब तो मेरे से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने YouTube के सहारे भी बहुत अच्छा चीज़ें बनाई हैं। मीठे में भी रसमलाई का भी जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया ना, वो भी बहुत अच्छी बनी, फूली भी। अच्छा, और आपको कुकिंग का शौक़ है तो और क्या चीज़ जो है वो बहुत मज़े की बना लेती है? मुझे बेकिंग का ज़्यादा शौक है। मैंने बेकिंग का कोर्स वगैरह किया था, तो केक्स हो गए, लजानिया, इन चीज़ों का। बाकी स्टेक मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैंने ट्राई की थी तो वो पहले उसमें इतनी अच्छी बनी, उसकी साइड लाइन्स वगैरह बड़ी मुश्किल से कोई बड़ा अच्छा बना पाता है। इनफैक्ट नहीं, बड़े बहुत बड़े अच्छी रेस्टोरेंट्स वाले बनती है। अच्छा नहीं बना पाते। मैं वो रेस्टोरेंट वालों की तो टेस्ट खा खा के थोड़ा थोड़ा यार सीख के चलो ऐसी बन जाएगी, तो वो अच्छी बन जाती। बाकी चाइनीज़ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अच्छा, देसी खानों से थोड़ा दूर। इतनी टफ फील्ड से होते हुए भी इनके अंदर की सुगर लड़कियां भी मौजूद हैं और ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी जो है वो ऐसी कौन सी फेवरेट डिश है जिसे देख के आप कंट्रोल नहीं कर पाते और सारी डाइट जो है वो भाड़ में चली जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी हैं, लेकिन बहरहाल स्पोर्ट्स का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप अपने जब एक एज काफ़ी गुजार लेते हैं ना उसमें, तो आप एक हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको कंट्रोल होता है कि यार मैंने कितना खाना है, कितना रोकना है, कितना उसको, क्योंकि खाते हुए भी आपको पता करना रहता है जहन में कि यार आपको ये बर्न करना है, इसके जो कैलोरीज बढ़ना है और ये बनना है, इसका लॉस होना है, उसको आपने बर्न करना है, तो उतना ही खाएंगे जितना बर्न कर सकते हैं। तो फिर जो इसकी कैलकुलेशन के साथ बहरहाल जो डाइट है, जैसे दम का कीमा वगैरह, उस पर तो हाथ रुकना उसके साथ जुल्म है मसला है। आ रही मैं आपकी फील्ड की तरफ, और वाकई जब मुझे इनकी फील्ड का पता चला मैं खुद भी थोड़ा सा डर गई कि यार कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और ये अपने तमाम जो है वो कहना चाहिए कि स्टंट्स जो है वो मुझ पे ही ना आजमा दें। चलें, अब ये बताएं कायनात, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि पहली पिटाई ज़िंदगी में किसकी की? मैंने पहली पिटाई ज़िंदगी में मैं कॉलेज गई थी, ठीक है। वहाँ मैं अपना टैब और मोबाइल दोनों लेके गई थी, और वो कॉलेज की टैब या मोबाइल? टैब लेके और मोबाइल, ठीक है। तो अब वो कॉलेज की गली ऐसी थी बहुत सुनसान ना, उस टाइम मेरा मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल न्यू एडमिशन हुआ था, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का मुझे आ ही गया था। तो अब 2 बाइक में आए लड़के, उन्होंने मुझसे ना मेरा हैंड बैग था वो छीना, मैंने दोबारा छीना, मैंने कहा क्या मसला है, मुझे तो समझ ही नहीं आया ना कि मेरे से स्नैचिंग हो रही है। उसने कहा ये दो, मैंने कहा ऐसे कैसे दो, वो बाइक में बैठा हुआ था, मैंने खींचा, वो बाइक से उतर कर आ गया, उतरा, और ना जो मैंने उसकी धुलाई की और दूसरा आगे वाला उसका दोस्त उसको छोड़ के ही भाग गया, फिर वो उसके पीछे भागा, उसने मेरा बैग टूट गया था, इस बात का अफसोस रहा, बस बाकी किसी चीज़ का अफसोस नहीं रहा। बैग टूटा बाकी उसमें मेरा टैब और मोबाइल था, सिर्फ बैग टूटा और उस बैग टूटा, वो खींचा तानी में और बस। इनको तो सिर्फ बैग टूटने का पता है, लेकिन वो जो हजरात थे जिन्होंने छेड़ने की या छीना झपटी करने की जो गलती की थी, उनका क्या क्या टूटा ये तो वही बता सकेंगे। तो इसमें आपने किसकी पिटाई, पहली पिटाई आपने किसकी की? अपनी बहन की। अपनी बहन की? अपने सारे स्टंट्स उस पे आजमा दिए? हाँ, उसको मानो। ऐसा क्या कसूर किया था? बस वो शुरू में ऐसा होता था कि यार मुझे मार के देखना ना क्या होता है, लगती भी है कि नहीं लगती। तो मैंने उस पर अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि हमारे मास्टर्स वगैरह तो हमें मना करते हैं कि इस चीज़ को ना आप क्लब तक ही रखें, घर में बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन में रहें, बाकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको मारा, तो उसके बाद तो शुरू में तो उसको कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बाद में जो उसको हुआ फिर तो वो तो मैं बड़ा परेशान, वो लोग भी परेशान। बाकी घर जैसे स्ट्रीट वगैरह में हम लोग जाते हैं
तो अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अकेले भी ट्रैवल करती हूँ। बट मेंटली प्रिपेयर हो कि अगर जी खुदा जी, ना खास्ता वो चल रहा था दिमाग 360 पे कि कभी भी प्रॉपर सोचो आप। चल रहा होता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर जी, रहती जी। हो, अलर्ट हो एक एकदम। सिग्नल्स आपको खुद महसूस हो, मतलब एक बिल्कुल लड़कियों ऐसे में ही वो vibes होता है, हाँ, आपको जाती हैं। पता चल जाता है आपको बिल्कुल। कि ना कुछ अजीब भी होने वाला है या कुछ आपको अजीब सी वाइब्स आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हम तो माशाल्लाह वैसे ही प्रिपेयर रहते हैं, तो हम मजीद मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। जबरदस्त है। पंगा मत लेना, आज का शो ज़रा गौर से देखो, इन लड़कियों को ज़रा गौर से देख लो, ये चेहरे पहचान लो। पंगा लिया तो अपनी जिम्मेदारी पे लिया, मैंने तो पहले ही बता दिया। तो और भी मज़ेदार सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ हुआ है एक टाइम ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और मज़ेदार सी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लिया, और रिसेंटली अभी 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कायनात, पहले आप बताइए। जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोगों ने वर्ल्ड जुजित्सु ई टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो इसमें हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही टफ था, क्योंकि हमने ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश को बीट किया और हमारे पास 373 टीम्स थी और 31 कंट्रीज़ थी। तो हम लोगों को थोड़ा सा सफ़र बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह उस टाइम कोरोना भी चल रहा था, हम होम ग्राउंड वगैरह ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहा। बट ज़्यादा ट्रेनिंग कर करके अपने आप को बिल्ड कर करके हम लोगों ने फिर परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गोल्ड हो गए। फिर पाकिस्तान का नाम फर्स्ट पे आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई लड़की होने पे आज मुझे पहले से तो था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही फ़ख्र हो गया। तो इस बार कुछ आप भी बताइए अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में। जी, वर्ल्ड ई टूर्नामेंट जुजित्सु की हमने माशाल्लाह से 2021 में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए फ़तह किया, तो इसकी खुशी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी और अब उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अब आगे जो इवेंट्स हैं हमें उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से अंडर ट्रेनिंग थे, यानी कोरोना की और पेंडेमिक सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी, तो हम लोग इंडोर भी कर रहे थे ट्रेनिंग, हमारे सेशंस भी हमारे पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन के थ्रू रन हो रहे थे। बाकी जैसे हमें क्लब का टाइम मिलता था तो हम क्लब में भी ट्रेनिंग SOPs को फॉलो करके कर रहे थे। तो जब हमारा टारगेट करीब आया, नहीं हमें 1 महीना पहले पता चला कि हमें इस इवेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमने अपने ट्रेनिंग आवर्स बढ़ा दिए और हम लोगों ने माशाल्लाह से अपनी रनिंग, अपनी डाइट प्लान, अपनी एक्सरसाइज वगैरह को और बढ़ाया। और टूर्नामेंट क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड था और इसमें जैसे कायनात ने बताया, इसमें 373 टीम्स थी और 31 कंट्रीज़ थी, तो इसमें यूरोपियन टीम्स भी थी जो माशाल्लाह से मेडल होल्डर्स हैं। तो उसमें हमारा फाइनल जो था वो ऑस्ट्रिया से पड़ा, दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस ऑलरेडी। तो अब माशाल्लाह हमने उन लोगों को बीट किया, तो उसकी खुशी और थी, क्योंकि हुआ ये हमारे सबके स्पेसिफिक क्लब में था, लेकिन जो जज जितने बैठे हुए थे, जजेस थे, रेफरीज थे, उनका क्राइटेरिया, उनकी जो स्कोरिंग मार्क्स थे वो बहुत डिफरेंट थे, यानी सब जितनी टेक्निक जो हम गेम परफॉर्म करते हैं तो वो हमने अपने क्लब में किया, लेकिन वही सेम टेक्निक्स हमें जो दी गई वही हमारी जो ओपोनेंट टीम्स थी उनको दी गई थी। तो जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें एक्यूरेसी, स्पीड और जिसकी टेक्निक साइड पर जिन्होंने टेक्निकली परफॉर्म ज़्यादा अच्छा किया, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिले और फिर माशाल्लाह से हमने गोल्ड मेडल फ़तह किया पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा कायनात, और इस आप दोनों से मेरा ये सवाल है, लेकिन पहले इसका जवाब आप दीजिएगा। आपने डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ आप लोग ने परफॉर्म किया है, तो ऐसी कौन सी कंट्री का प्लेयर था जो बड़ी आसानी से जिसने आपके आगे हार मान ली? ऐसा तो हार मानने वाला होता नहीं है कि हार मान ली, हम मजबूर कर देते हैं कि वो फ़ौरन से ही कैप कर दे, क्योंकि हमारे इसमें मतलब कैप है होता है। कि ईजी टास्क आपके लिए कौन सा जिसको आपने यूँ बस फ़ौरन जाते ही ख़त्म। हाँ। अभी मैंने रिसेंट इंटर यूनिवर्सिटी में खेला था, उसमें मेरा गोल्ड आया, तो उसमें ऐसे हुआ था कि बस 5 सेकंड्स में गई हूँ और आई हूँ। वो पंजाब की लड़की थी। ठीक है जी, पंजाब की लड़की को कराची की लड़की ने चारों खाने चित कर दिया। तो यही सवाल मेरा आपसे है
ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री का प्लेयर था जिसे आपने बस फ़ौरन यूँ गई और यूँ आई, या इजी टास्क था आपके लिए? अभी जो हमने वर्ल्ड जिजित्सु ई टूर्नामेंट परफॉर्म किया, इसमें तो हमारे पास बांग्लादेश को वो इजी था हमारे टारगेट। उसके बाद आगे जैसे हमारे पास और कंट्रीज़ आई, तो लास्ट जो हम फाइनल पहुँचे वो हम ऑस्ट्रिया पे पहुँचे। लेकिन अगर मैं सिटीज़ की बात करूँगी तो सिटीज़ में नेशनल लेवल पे माशाल्लाह हम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो हमने माशाल्लाह पंजाब साइड को भी बीट किया है, दैट्स अ प्रोविंस, उसको बीट किया है। बाकी सिटी लेवल पे जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कराची हो गया और सिंध में जो आते हैं लाड़काना वगैरह, तो इसको अगर बीट करती हूँ तो कराची वाले ही हमेशा हीरोज़ होते हैं, वही सबसे आगे होते हैं। और कराची होने पे भी प्राउड फील हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट बुलाए हैं। कुल ये तो बातें थी इनके फील्ड के हवाले से, लेकिन अब हम थोड़ा सा इनसे ज़रा अपनी बकरा ईद के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलें, आपकी फील्ड के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त सी माचो सी बातें हो गई। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग करने का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो तैयारी कब से शुरू हो जाती है ईद की? अब इतना भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, ट्रेनिंग के बाद निकलना, क्योंकि अभी कोरोना है तो टाइम जो है जल्दी शॉपिंग्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं, तो मॉर्निंग से निकल के जल्दी जल्दी करके 1 हफ्ता आराम से बस लग जाएगा पूरा। अच्छा, और यही सवाल मेरा आपसे भी है कि शॉपिंग का और चूड़ियों का, मेहंदी का शौक़? वो तो बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं, शॉपिंग का ये होता है कि जब ईद करीब होती है तो ज़्यादातर चांद रात से 1 दिन पहले याद आता है ना, सर पे पड़ती है जब जल्दी जाना है। लेकिन वैसे 1 महीना पहले से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को होता है तीनों दिन हमें अलग ड्रेसेस पहनने हैं। बिल्कुल, तीनों दिन हमें अलग चूड़ियाँ पहननी है, अलग सब। अच्छा, लड़की भी जिंदा है, लड़की कहीं नहीं गई है। बिल्कुल है। अच्छा, ये तो बातें हो गई। अच्छा, बचपन से ही टॉम बॉय थी तो ये फील्ड का आइडिया हुआ, या ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से शौक सवार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं था, बचपन से टॉम बॉय टाइप तो नहीं है, मगर बस ये है कि लड़की अंदर है पूरी, कपड़ों वपड़ों में भी टॉम बॉय टाइप की ड्रेसिंग वगैरह भी कुछ नहीं है। बट इसको अपना कंटिन्यू रखना है, लाइक बस आपने ये काम कर लिया कि फील्ड से रिलेटेड बस लड़की मतलब कि लड़कीपन को निकालना नहीं है, उसको साथ रखना है। ये बड़ी बात है, वरना अमूमन जो है वो अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड लड़की है तो उसके अंदर ना थोड़ी सी कहना चाहिए मर्दानापन सा आ जाता है। स्पेशली मैंने कुछ क्रिकेटर्स फीमेल्स को देखा जिनके अंदर वाकई जो मर्दानापन सा आ गया, लेकिन एक इतनी टफ फील्ड से होते हुए लड़कियों में इतनी नज़ाकत है और ईद की शॉपिंग और चूड़ियों से इनको मोहब्बत है, तो भाई बड़ा मुश्किल है इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करके चलना। सर, चलें, यही सवाल फिर मेरा आपसे भी है कि आपकी जो घरेलू लाइफ है, मतलब आप हस्बैंड और आप फादर, क्या आप बोरिंग फादर और बोरिंग हस्बैंड थे? ना मैं बोरिंग हस्बैंड हूँ अभी तक और ना बोरिंग फादर हूँ। ठीक है, मैं अभी बच्चा हूँ, यानी कि मैं अनमैरिड हूँ। तो सर ये अनमैरिड रहने तो वो लाइफ जो है ना बहुत अच्छी है, फिर जहाँ से जब दिल करे आप शुरू कर दें ईद की शॉपिंग, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। तो चांद रात को भी जाके ना शॉपिंग कर लें। ठीक है, तो जो अकेले होते हैं ना, नहीं अभी उनकी ना शादी हुई है ना बच्चे हैं, तो भाई वो लाइफ ऐसी होती है, फुल आप एंजॉय कर सकते हैं। आप चांद रात के 3 बजे भी जाके अपने ड्रेसेस लेके आ जाएं और 7 बजे पहन के मस्जिद नमाज के लिए जा रहे हैं। तो सर सवाल वही आ रहा है कि इतनी जो लाइफ है ये सिंगल रहने की वजह क्या है? क्या अभी इस फील्ड को मज़ीद टाइम देना है, या आपको ये लगता है कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो इस फील्ड को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, या जो भी? नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड अगर ये जाली बातें मत पूछें, क्योंकि ना किसकी वजह क्या है। स्पोर्ट्स से लगाओ तो एक अलग बात है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा रीज़न भी यही है। इसका एक रीज़न तो ये है कि इस डिले होने के भी कि मेरी इससे जो है ना मोहब्बत की इंतहा है इस स्पोर्ट्स से ना। एक लाइफ हमने इसको दी हुई है, एक लाइफ हमारी इसमें है, तो हमने प्रायोरिटी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को दी, अपने वालिदैन, पेरेंट्स और इनके बाद जो अगर किसी चीज़ को दी तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रायोरिटी माँ बाप के बाद जो है ना हमने स्पोर्ट्स को दिए दीन के साथ साथ। ठीक है, गुफ्तगू इतनी प्यारी और इतनी मज़ेदार है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि ये शो मैं ख़त्म करूं, लेकिन क्या करूं, अलविदा तो कहना पड़ेगा। लेकिन इसके अलविदा कहने से पहले मैं इन सब से कोई ना कोई प्यारा सा एक मैसेज जो है वो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें, या किसी आप ये मैसेज कोई कन्वे करना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो सब अच्छे से ईद, जैसे ईद के दिन खुशियाँ मनाते, इस तरह हर रोज़ अपने हर दिन को ईद की तरह समझें।
तो हाँ बिल्कुल, हर जो आपका मोमेंट होता है एक मेमोरीज बन जाती हैं। दूसरा है कि उसके साथ साथ अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को ज्वाइन करें और स्पोर्ट्स में आएँ, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में आएँ, क्योंकि लड़कियों के विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फेमिनिज़म के सब एक वो करें कि फेमिनिज़म, लेकिन इससे हट के एक इक्वल एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ना जिस तरह हम हैं उसी तरह सामने वाला है। ठीक है। बाकी ये कि माँ बाप को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को बाहर बिल्कुल। निकालना चाहिए। तो कायनात, आप भी कोई मैसेज देना चाहें? अब मैं ये मैसेज दूंगी कि जिस तरह हम लोग हैं कि हमें देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकता कोई कि हम लोग मार्शल आर्ट सीखे हैं, बिल्कुल तो भी नहीं। इस तरह आप लोग भी अपनी बेटियों को बाहर निकालें, क्योंकि उनको भी इस तरह लोग देख के जज कर लेते हैं कि लड़की कमज़ोर है और आके हमला कर लेते हैं, कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो अपनी बेटियों को बाहर निकालें और उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें ताकि वो भी आपका फ़ख्र बने। और बस ईद मुबारक और ईद एंजॉय करें और हमें भी अच्छा, ईद एंजॉय करें और हमें भी एंजॉय करने दें। सर, आप भी कोई मैसेज हमें देना चाहें? बस ईद की जो 3 दिन गुजरे हैं तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि बहुत सारे लोग कोविड के अंदर जिनकी डेथ भी हुई हैं और रमज़ानों में भी और इस ईद के मौके पर भी। तो जो लोग अल्लाह ताला ने आप लोगों के घर में हमें खुशियाँ दिखाई हैं, सेहत और तंदुरुस्ती, इसमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। साथ ही मैं भी एक पैगाम जो देना चाहूँगी वो ये है कि जो लोग लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं या लड़कियों को वो मकाम नहीं दिया जाता, तो आज का जो शो है ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज भी है और एक बहुत बड़ा सबूत भी है कि लड़कियां कमज़ोर हरगिज़ नहीं हैं, लड़कियां सब कर सकती हैं। बस मामला कहाँ अटकता है, उन पे भरोसा कीजिए और वालिदैन की सपोर्ट के बगैर तो कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर आप बीइंग अ पेरेंट्स लड़की को एतमाद बनाएंगे, लड़की पे भरोसा करेंगे तो वो आसमान तक भी जा सकती है। ट्रक तो चलाना शुरू कर दिया, पायलट बन गई लड़की, जूडो कराटे एक्सपर्ट लड़की बन गई है। तो लड़कियों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकती, बस क्या है, पेरेंट्स का एतमाद ज़रूरी है। इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ आज के शो को हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए उरूज अली को इजाज़त दीजिए। उरूज अली की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।